तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे आपको मैंने न जाने कितनी कहानियां सुनाई। हर कहानी में एक कातिल होता है, उसने कत्ल किया या फिर कोई और गुनाह किया। पुलिस वाले पकड़ते हैं, मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट वाले फिर सज़ा सुना देते हैं, कहानी लगभग रफा दफा। लेकिन आज अपने आप में एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहली कहानी कुछ और होगी, मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में फिर उसे जेल भेजा जाएगा, फिर से पूछताछ होगी, और जब फिर से पूछताछ होगी, पड़ताल होगी, तो पूछताछ और पड़ताल होने के बाद फिर एक दूसरी कहानी निकल के सामने आएगी। और जब दूसरी कहानी निकल के सामने आएगी तो कातिल जब पहली कहानी सुनाता है तो उस कहानी में लोग कातिल को एक तरह से हीरो समझ रहे थे, किसने जो किया सही किया। लेकिन जब दूसरी वाली कहानी निकल के सामने आई तो उसे सुनने के बाद तमाम लोग अब कातिल को एक तरह से थूक रहे थे, उसे बुरा भला कह रहे थे। और उसने कत्ल ही नहीं किया बल्कि एक आदमी, एक स्त्री, इन सब की मर्यादा का ऐसा उल्लंघन किया, एक ऐसी बदतमीजी की कि अपने आप में ऐसी कहानियाँ बेहद कम देखने और सुनने को मिलती हैं। तो पूरी कहानी क्या है अब आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाता हूँ। और इस कहानी की असल शुरुआत होती है जालंधर से। जालंधर में एक महिला रहा करती थी, इनका नाम था परमिंदर कौर, और बात साल 2001 के आसपास की है। परमिंदर कौर की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम कमलप्रीत और दूसरी का नाम राजवीर। तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से रह रहे थे। चूँकि कमलप्रीत जो बड़ी थी इसलिए उसकी शादी कर दी गई। शादी होने के बाद जो कमलप्रीत थी अपने पति गुरमीत सिंह के साथ एक जगह है न्यू बलदेव नगर, इसी न्यू बलदेव नगर में आके रहने लगती है। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, वक्त आगे बढ़ता चला जा रहा था। देखते ही देखते साल 2010 आ गया और साल 2010 के आसपास अचानक से जो कमलप्रीत कौर है उसके पति गुरमीत की डेथ हो जाती है। अब कमलप्रीत कौर के पति की डेथ हुई। डेथ होने के बाद इधर छोटे छोटे दो बच्चे थे, राजवीर और खुशकौर, यानी दो बेटियां थीं। अब कमलप्रीत अपने दोनों बेटियों के साथ अपने ससुराल उसी न्यू बलदेव नगर में रह रही है। लगभग 4 साल गुजर गए। 4 साल से वो विधवा वाली ज़िंदगी जी रही थी। साल 2014 आ गया और इसी साल 2014 में 4 मार्च की बात है, जो कमलप्रीत कौर थी अपने घर से अचानक से अपनी स्कूटी पे निकलती है। निकलने के बाद माँ से उसने बात की थी, यानी परमिंदर कौर से बताया था कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। उसके बाद शाम हो गई। शाम होने के बाद माँ फिर फ़ोन करती है, फ़ोन लगता नहीं। माँ परेशान। इत्तेफाक से जो कमलप्रीत कौर थी उसके पास 2 मोबाइल फ़ोन थे, दोनों पे ही फ़ोन किया गया। अब जब दोनों पे फ़ोन उठा नहीं, रात भर लगातार माँ फ़ोन कर रही है, कहीं कुछ पता चला नहीं। इधर जो बेटियां थीं उनको फ़ोन किया गया, पता चला माँ वापस आई नहीं। तो 4 मार्च तक तो चीज़ें नॉर्मल लगी, लेकिन जब 5 मार्च की तारीख आ गई और इधर जो कमलप्रीत कौर है वापस आई नहीं, फ़ोन उसका लगा नहीं, तो फिर माँ परेशान होती है। उसके बाद तमाम रिश्तेदारों के यहाँ अब खोजबीन चालू करती है। तमाम रिश्तेदारों से खोजबीन कर रही, तफ्तीश कर रही, कहीं कुछ पता चला नहीं। माँ और परेशान हुई। परेशान होने के बाद फिर माँ ने अगले दिन पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन दर्ज करवा दी। अब कंप्लेन जब दर्ज करवाने के बाद अब पुलिस वाले ढूंढना चालू करते हैं। सबसे पहले पूछा कि कैसे गई थी, कहाँ गई थी। माँ ने बताया कि अपनी मैरून कलर की एक्टिवा से वो निकली थी, उसके बाद से फ़ोन उसका लगा नहीं। ये उसके 2 नंबर हैं, फ़ोन लग नहीं रहा। तो पुलिस वालों ने कहा कि एक काम करते हैं, एक सिपाही को लगा देते हैं जो बीच बीच में फ़ोन करे, और साथ ही उस स्कूटी के नंबर को और इस महिला की तस्वीर को अलग अलग जगहों पे चस्पा करवा देते हैं। अगर कोई देखेगा तो जानकारी दे देगा। इसके बाद पुलिस वालों ने ऐसा ही किया। आसपास के थानों में इत्तला दे दी। जो लोकल मुखबिर थे उनको भी बता दिया कि अगर कोई ऐसी लड़की दिखाई दे, कोई महिला दिखाई दे, या फिर ये स्कूटी कहीं दिखाई दे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब पुलिस वाले अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं, अपने तरीके से तफ्तीश कर रहे हैं, कुछ पता चल नहीं रहा। देखते देखते 2-3 दिन और गुजर गए। अब 2-3 दिन गुजर गए, लड़की इधर गायब है। पुलिस वाले परेशान, माँ अलग परेशान, पुलिस वालों पे दबाव अलग बन रहा। इसी दौरान एक अजीब चीज़ हुई।
चूँकि एक सिपाही ऐसा था जो लगातार फ़ोन कर रहा था, तो इसी दौरान जो फ़ोन था वो ऑन हो जाता है। अब जैसे ही फ़ोन ऑन हुआ, पुलिस वालों में खुशी की लहर, माँ भी खुश। फ़ौरन फ़ोन किया गया। सामने से किसी सुरेंद्र नाम के आदमी ने फ़ोन उठाया। जैसे ही फ़ोन उठाता है, फ़ौरन पुलिस वाले अपना परिचय देते हैं, बताते हैं कि मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, थाने से, और कमलप्रीत कौर कहाँ है। अब उधर सामने से सुरेंद्र ने कहा कि कौन कमलप्रीत, मैं किसी कमलप्रीत को नहीं जानता, और मुझे ये जो मोबाइल है एक बस से मिला है। बस से मैं जा रहा था, उसकी सीट के नीचे मैंने देखा मोबाइल फ़ोन, मैंने स्विच ऑफ कर लिया। अभी ऑन किया हूँ तो देख रहा हूँ फ़ोन आ रहा। चूँकि CUG नंबर से फ़ोन था तो मैंने फ़ोन उठा लिया। अब पुलिस वालों ने उससे कहा कि एक काम करो, तुम थाने आ जाओ। उसने कहा ठीक है, आ जाता हूँ। उसके बाद जो सुरेंद्र था वो थाने आता है। आने के बाद पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं कि तुम कहाँ उसे देखे, फ़ोन तुम्हें कहाँ मिला। सुरेंद्र ने अपना तमाम बयान दिया। अब बयान देने के बाद पुलिस वाले क्रॉस चेक करते हैं, और जब पुलिस वालों को इत्मीनान हो जाता है कि शायद जो सुरेंद्र है वो सही बोल रहा, तो फिर उसे छोड़ दिया और फिर तफ्तीश और तलाश तेज कर दी, क्योंकि फ़ोन बस के नीचे मिला था। लगभग 2 दिन गुजर गए, और जब 2 दिन गुजर गए तो अचानक से जो कमलप्रीत कौर की बहन थी वो थाने आती है, और आने के बाद एक अजीब चीज़ बताती है। कहती है कि साहब ऐसा है, आप भले ही बाहर खोज रहे हैं मेरी बहन को, आप भले ही ये सोच रहे हैं कि शायद किसी बस स्टैंड के पास वो मिल जाए, किसी रेलवे स्टेशन पे उसकी तस्वीर आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। अब ये बयान जब एक गायब हुई लड़की की छोटी बहन दे तो अपने आप में पुलिस वाले भी हैरान होते हैं। उन्होंने पूछा कि आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं। तब इस पे उस लड़की ने बताया कि चूँकि जो मेरी बहन है उसका मेरे जेठ से, यानी उसके जेठ से कुछ झगड़ा चल रहा था महेंद्र सिंह से, और मुझे डाउट है कि महेंद्र सिंह ने ही कुछ किया है। पुलिस वालों ने कहा कि क्या आप इस बात की रिटन कंप्लेंट दे सकती हैं। उस महिला ने कहा कि हाँ, दे सकती हूँ। इसके बाद महेंद्र सिंह, जो कि कमलप्रीत कौर का जेठ था, उसके खिलाफ कमलप्रीत कौर की बहन ने रिटन कंप्लेंट दे दी। अब पुलिस वालों को लगा कि चलो उसको उठाते हैं, पूछताछ करते हैं। पुलिस वाले जब उसे उठाने जाते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, तो एक और चीज़ पता चली। दरअसल जो महेंद्र सिंह था वो एक गुरुद्वारे में मुख्य ग्रंथी था, यानी सेवादार। अब एक मुख्य ग्रंथी को इस तरह से उठाना, यानी आप ऐसे समझिए किसी बड़े मंदिर के पंडित को उठाना या फिर किसी बड़े मस्जिद के मौलवी को उठाना, तो अपने आप में एक रिलीजियस मामला हो जाता है। लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, लोगों के सेंटिमेंट जुड़े होते हैं। तो ऐसे हाल में पुलिस वालों को लगा कि शायद उठाना तो ठीक है नहीं, एक काम करते हैं, थोड़ी और तफ्तीश कर लेते हैं। उन्होंने और तफ्तीश शुरू की तो कुछ और चीज़ें पता चली। दरअसल एक जानकारी मिली कि जो कमलप्रीत कौर है वो आखिरी बार इसी महेंद्र सिंह के छोटे वाले बेटे गगनदीप के साथ देखी गई थी। दरअसल महेंद्र सिंह की शादी हुई थी, उनके 3 बच्चे थे। एक बिटिया थी, उसकी शादी हो गई। एक बेटा था जिसने शादी होने के बाद अपने पापा को ही छोड़ दिया, नहीं महेंद्र सिंह को। एक 14 साल का बेटा है गगनदीप, जो महेंद्र सिंह के साथ रहता है। बस ये इतने लोग रहते हैं, बाकी बीवी भी छोड़ के जा चुकी। अब ये जानकारी जब मिली कि जो कमलप्रीत कौर है आखिरी बार गगनदीप के साथ देखी गई थी, यानी महेंद्र सिंह के लड़के, तो पुलिस वालों ने फिर गगनदीप से पूछताछ की कि बेटा आपने क्या देखा या फिर कहाँ तक उसके साथ गए। गगनदीप ने बताया कि वो हाईवे तक मेरे साथ गई थी, उसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं पता। पुलिस वालों ने कहा कि श्योर हो? उसने कहा कि हाँ। अब पुलिस वालों ने अपने तरीके से जब ये पता किया तो पता चला कि हाँ, गगनदीप सही बोल रहा। अब पुलिस वालों ने कहा कि ये तो मामला फिर उलझता चला जा रहा। महेंद्र सिंह से डायरेक्ट पूछताछ कर नहीं सकते कहीं से भी, और महेंद्र सिंह का नाम आ नहीं रहा, तो आखिर करें क्या। पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, तफ्तीश करते रहे। इसी दौरान जो कमलप्रीत कौर की बहन थी वो फिर से थाने आती है, और आने के बाद कहती है कि साहब अब इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। पुलिस वालों ने कहा कि क्या हुआ। उसने एक SMS दिखाया, और उस SMS पे लिखा था, और शायद उस महिला ने, उस लड़की ने SMS पे ध्यान नहीं दिया था शुरुआत में। उस पर लिखा था कि मैं जेठ जी के साथ जा रही हूँ, अगर कुछ होता है तो तुम देख लेना। यानी आखिरी बार 4 मार्च को ये मैसेज कमलप्रीत कौर की तरफ से आया था। अब शायद इससे बड़ा सबूत या फिर इससे बड़ा सुराग कुछ और चाहिए नहीं था। पुलिस वाले कहते हैं कि चलो अब पुख्ता इंतजाम करते हैं उठाने का। पुलिस वाले जाते हैं,
जाने के बाद जब घर पे दबिश डालते हैं तब पता चलता है कि महेंद्र फरार है। अब जब महेंद्र फरार तो शक की सुई और गहरी हुई। उसके बाद और तलाश की गई, और जब तलाश की गई फिर अंत में महेंद्र को जब उठाया गया, उठाने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तब उसने बिना किसी शर्त के कह दिया कि हाँ मैंने ही मारा है। उसके बाद पूछा गया कि कहाँ, तब उसने बताया कि उसी गुरुद्वारे में जहाँ मैं ग्रंथी था उसी के बगल। और फिर ये पूछा कि लाश कहाँ है, तब उसने कहा कि गुरुद्वारे के पास जो सीवर है वहीं पे लाश है। फ़ौरन पुलिस वाले जाते हैं, कुछ लोकल लोगों की मदद लेते हैं, उस सीवर में उतारते हैं। उतारने के बाद अंदर एक लाश मिलती है, और ये लाश अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी। चूँकि जो डेड बॉडी थी वो पूरे कपड़ों में नहीं थी, महज अंडरगारमेंट में। अब ये चीज़ जैसे ही आसपास के लोग देखते हैं, फ़ौरन आसपास के लोगों को ये लगता है कि इस लड़की के साथ गलत काम हुआ है, रेप हुआ है। अब फ़ौरन इसको पकड़ा जाता है महेंद्र को, मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जब पूछा जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तब महेंद्र ने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि जो मेरी बहू लगेगी, पुत्रवधू, अनुजवधू कायदे से, कमलप्रीत कौर, उसका 2 लोगों से नाजायज़ संबंध था। वो 2 लोगों से बातचीत करती थी, 2 लोगों को से पसंद करती थी, और इन तमाम चीज़ों के आड़े आ रहा था गुरमीत कौर, यानी मेरा छोटा भाई। लिहाजा मेरे छोटे भाई को इसने 2010 में जहर दे के मार दिया, और सबूत के तौर पे उसने कहा कि मेरा भाई मुझसे ही छोटा है, उम्र ज़्यादा थी नहीं, तो अचानक वो मरा कैसे। अब फिर कोर्ट में कहा कि इस बात का क्या सबूत है, वो मरा तो इसमें क्या ये सिद्ध होता है कि कमलप्रीत नहीं किया। तब उसने एक लेटर दिखाया, और उस लेटर पे बाकायदा कमलप्रीत खुद लिखते हुए बता रही थी कि मैंने ही अपने पति को मारा है, और जो रीज़न था वो यही था कि मेरे 2 लोगों से नाजायज़ संबंध थे। बाकायदा जब राइटिंग मैच करवाई गई तब पता चला कि ये राइटिंग किसी और की नहीं, कमलप्रीत कौर की ही थी। अब इसके बाद कोर्ट ने पुलिस वालों से कहा कि अगर आपको पूछताछ करना हो तो आप कुछ दिन की न्यायिक हिरासत ले सकते हैं, या फिर आप उसे भेज सकते हैं जेल। पुलिस ने कहा कि अब मामला साफ है तो हमें क्या पूछताछ करनी है, आप इसे जेल भेज दीजिए। इसके बाद महेंद्र सिंह जेल चला गया। पुलिस वाले भी फाइनल चार्जशीट बनाने की कोशिश करने लगे कि चार्जशीट बनाए, उसके बाद सज़ा करवा देंगे जो होगा। अब चार्जशीट बनाने के लिए 2 चीज़ें और चाहिए थी, कम से कम वो दोनों लोग मिल जाए जिनसे नाजायज़ संबंध के बारे में जिक्र हुआ, ताकि केस थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। पुलिस वालों ने कहा कि चलो उनकी तलाश करते हैं। अब उनकी तलाश हुई। तलाश होने के बाद उनसे पूछताछ किया गया कि क्या तुम्हारा कमलप्रीत कौर से नाजायज़ संबंध था। अब ये लाइन, ये शब्द जब पुलिस वाले बोलते हैं और इस शब्द को जब वो दोनों लोग सुनते हैं, तो सुनने के बाद दोनों लोग गुस्से में तमतमा के लाल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि साहब आप क्या बोल रहे हैं, जो कमलप्रीत कौर है वो तो मेरी बहन जैसी है, और इसके अलावा आज तक किसी और नज़र से देखा ही नहीं हमने। पुलिस वालों ने कहा कि उसने तो खुद कहा। इस पे उन दोनों ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कहीं भी चलें, किसी गुरुद्वारे चलें, किसी धार्मिक स्थल चलें, जहाँ कहें आप वहाँ मैं कसम खा सकता हूँ, जैसे कहें आप वैसे सिद्ध कर सकता हूँ, ऐसा है ही नहीं। अब पुलिस वाले बड़े असमंजस में। अब उन्होंने कहा कि ये क्या है, मरने वाली कह के गई है कि मेरा ऐसे ऐसे मामला था, मेरा ऐसे संबंध था, इस वजह से मैंने अपने पति को मारा। साथ ही जो कातिल है उस महिला का, उसने भी यही बताया कि इसी वजह से मैंने मारा। इधर ये दोनों लोग बदल रहे हैं, तो या तो वो दोनों झूठे या तो ये दोनों झूठे। अब क्या करें, इन दोनों से तो पूछताछ कर ली एंगल पे, तो बचा कौन, एक तो मर ही चुकी, दूसरा बचा महेंद्र सिंह, तो चलो उससे भी पूछताछ कर लें। लिहाजा पुलिस वालों ने अब महेंद्र सिंह से फिर से पूछताछ की, और जब पूछताछ की तब जाके इस बार एक दूसरी कहानी निकल के सामने आई, और ये कहानी लालच और हवस का एक ऐसा नायाब नमूना था जिसने कत्ल भी किया और एक स्त्री के चरित्र का हनन भी कर दिया। दरअसल गुरमीत सिंह की तबीयत अंदर ही अंदर खराब थी। उसके कुछ अंदरूनी अंगों में दिक्कत थी। अंदरूनी अंगों में दिक्कत होने की वजह से लगभग 6 महीने से उसकी तबीयत खराब थी। इससे पहले कि कोई सॉलिड उसका इलाज होता, कोई बहुत दवा दारू होती, उसकी मौत हो जाती है। अब मरने से पहले जो गुरमीत सिंह था, यानी महेंद्र सिंह का छोटा भाई, उसने ढेर सारी प्रॉपर्टी बनाई थी। करोड़ों में उसकी जायदाद थी। मेहनती था, उसने मेहनत किया, बिजनेस चमकाया। कई लोगों को उसने उधार दिया, कई ऐसे थे जो उधार लेके उसका खा गए।
इसके बाद उसने एक पृथ्वी नगर में बढ़िया आलीशान बंगला भी बनवाया। तो इधर जब गुरमीत की मौत हुई तो इन तमाम चीज़ों की जो हकदार थी वो कायदे से अब कमलप्रीत कौर हो गई। इधर जो महेंद्र सिंह था उसकी नज़र थी कि अगर अब कमलप्रीत कौर भी रास्ते से हट जाए तो पूरी प्रॉपर्टी मैं हथिया लूँगा, तो फिर क्या करूँ। तो फिर उसने एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि गुरमीत सिंह के मर्डर के इल्ज़ाम में अगर कमलप्रीत कौर को गलत प्रूफ कर दूँ और साथ ही फिर इसे मार दूँ तो फिर मेरा मामला आसान हो जाएगा। इसी के तहत 4 तारीख को इसने कमलप्रीत कौर को बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि चलो कुछ लोग हैं जो पैसा वापस करेंगे, उनसे वसूल लिया जाए। हालांकि कमलप्रीत कौर को डाउट था कि उसका जो जेठ है कुछ ऐसा करेगा, इसलिए उसने अपनी बहन को मैसेज कर दिया। इधर एक मन में लालच भी थी कि शायद जो पैसे लेके खा गए हैं वापस कर ही दें, जेठ है दिलवा ही दें। भरोसे के लिए महेंद्र सिंह ने ये तक कह दिया कि मुझे 30% कमीशन चाहिए। कमलप्रीत कौर को लगा कि वैसे ही पैसा डूबा ही है तो चलो 30% ले भी लेगा तब भी मिल जाएगा। लिहाजा अब कमलप्रीत कौर उसके साथ चल पड़ती है। वो उसको लेके जाता है। जाने के बाद उससे कहता है तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। अब ये लाइन जब उसने बोला तो फिर कमलप्रीत कौर हैरान कि मैंने कब मारा। उसने कहा कि आज मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। अब कमलप्रीत साफ साफ देखती है कि महेंद्र के ऊपर खून सवार वो कत्ल करेगा। तब उसने डरने की वजह से और बचने की वजह से कह दिया कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। और इसने कहा कि अगर तुम कबूल कर लोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कमलप्रीत कौर को लगा कि अब मामला कोर्ट में जाएगा, वहाँ मैं समझ लूँगी, अपने आप को बेगुनाह सिद्ध कर दूंगी, लेकिन इस हिसाब से कैसे क्या करूँ, यहाँ तो फंस गई। लिहाजा कमलप्रीत कौर जैसा जैसा महेंद्र सिंह कहता वैसा वैसा कागज़ पे लिखती है, साइन करती है, और जैसे ही साइन हो जाता है फ़ौरन महेंद्र सिंह कमलप्रीत कौर का गला पूरी ताकत से घोंटता है। कमलप्रीत कौर जब मर जाती है एक कैंची निकालता है। निकालने के बाद उसके तमाम कपड़ों को अलग करता है। अलग करने के बाद उन कपड़ों को जला देता है, क्योंकि उसे पता था कि पहचान अगर होगी तो कपड़ों से ही होगी, बाकी लाश तो सड़ जाएगी। एक मानवता रखते हुए उसने अंडरगारमेंट्स छोड़ दिए। उसके बाद लाश को रात के अंधेरे में ले जाता है और उसी सीवर में फेंक देता है। और इसे पता था कि मैं फंसूंगा ज़रूर, मैं पकड़ाऊँगा, और जब पकड़ाऊँगा तब ये कागज़ दिखा दूंगा कि इसने इस वजह से मेरे भाई का कत्ल किया और मैंने बदला लिया, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर कोर्ट की नज़र में भी रहेगा, तो शायद मैं जल्दी छूट जाऊंगा या फिर 10 साल 15 साल जो भी जेल जाऊंगा। बाहर आने के बाद तमाम प्रॉपर्टी मेरी, और मेरी ना सही तो मेरे बेटे गगनदीप की होगी। तो आप सोच के देखिए कि कातिल कैसे 2 कहानियाँ रचता है और कैसे एक महिला बेचारी मरने के बाद भी बदनाम हो जाती है। तो इन दोनों चीज़ों का एक मिला जुला संगम था ये कहानी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।